नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ मीडिया। कोरोना महामारी के दूसरे लहर में अगर सबसे ज्यादा कोई क्षेत्र प्रभावित हुआ है तो वो है शिक्षा का। और ऐसे में स्कूल, विद्यालय, विश्वविद्यालय लंबे समय से बंद चल रहे हैं और अब कई सवाल हैं जो छात्रों को लगातार परेशान कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ सवाल थे बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के छात्रों के, जिनका जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर के वैष्णव। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, पहला सवाल आपसे यही है मेरा कि परीक्षाओं को लेकर, क्योंकि प्रवेश परीक्षा की बात करते हैं, अभी बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो गए, यूपी बोर्ड के, सीबीएसई बोर्ड के, तो प्रवेश परीक्षाएं किस आधार पर आप देंगे छात्रों को प्रवेश करते हैं? देखिए, जैसा आप जानते हैं कि विश्वविद्यालय में अंडर ग्रेजुएट में जो प्रवेश होता है वो दो माध्यम से होता है। एक तो वो जो कि जिसमें टेस्ट हम लेते हैं, परीक्षा लेते हैं, प्रवेश परीक्षा, और उसके आधार पे मेरिट बना के प्रवेश लिए जाते हैं। दूसरा वो है जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट एडमिशन। डायरेक्ट एडमिशन का अर्थ है कि जो उनके इंटरमीडिएट के स्तर पे जो उनके मार्क्स आए हैं, अंक पत्र आए हैं, उसकी मेरिट के आधार पे हम प्रवेश लेते हैं। तो जहाँ तक टेस्ट के द्वारा प्रवेश लेने की बात है, उसमें इंटरमीडिएट के कितने नंबर आए हैं इसका कोई संबंध नहीं है। बस वो अगर इंटरमीडिएट पास है तो वो प्रवेश परीक्षा में बैठ सकता है। तो हमने जो तिथि अभी तक घोषित की थी वो 30 जून तक फॉर्म भरने की तिथि थी, लेकिन अवश्य ही तिथि बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि जब तक सीबीएसई, यूपी, इन कम से कम 2-3 जो प्रमुख बोर्ड हैं उनके जब तक रिजल्ट ना आ जाए इंटरमीडिएट के, तब तक हमें तिथि बढ़ानी पड़ेगी। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि शायद जुलाई के अंत तक हम ये परीक्षा करा पाएंगे और उसके पश्चात उनका एडमिशन कर पाएंगे। दूसरा जो डायरेक्ट एडमिशन वाली बात है, ये तो पूरी तरह इंटर के मार्क्स के आधार पे होता है। तो जब तक उसका रिजल्ट पूरी तरह से न आ जाए सभी बोर्डों का, तब तक के लिए हमें रुकना पड़ेगा। पिछली बार भी हम रुके थे, लेकिन मैं अनुमान ये लगाता हूँ कि अगस्त सितंबर में हम परीक्षा करा के प्रवेश करा पाएंगे। आपने कहा जुलाई अगस्त तक परीक्षा करवा लेंगे, लेकिन अभी जून के ही महीने में कुछ दिनों पहले 12वीं की परीक्षाएं टालनी पड़ी है। तो उन बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए परीक्षाओं को टाला गया और फिर से प्रवेश परीक्षा करवाने के लिए क्या उन बच्चों को खतरे में डालने के लिए विश्वविद्यालय तैयार रहेगा? नहीं, देखिए, जून में जो परीक्षाएं टाली गई हैं वो मुख्य परीक्षाएं टाली गई हैं। प्रवेश परीक्षा जो हमारी होती है वो बहुत स्कैटर्ड होती है। विश्वविद्यालय का एक बड़ा केंद्र है, उसके अतिरिक्त 7 और स्थानों पर प्रवेश परीक्षाएं की जाती हैं। पिछले वर्ष भी हमने सितंबर में प्रवेश परीक्षा कराई थी, और वो तब कराई थी जब बीएड की परीक्षा भी हो चुकी थी। जब बीएड की 4 लाख विद्यार्थियों की परीक्षा हो सकती है, तो हमारे यहाँ तो 10,000 लगभग एप्लीकेशंस होती हैं, तो उनको भी हम कराते हैं। और पिछली बार भी पूरी तरह कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए प्रवेश परीक्षाएं कराई गई थी और ऐसी कोई समस्या नहीं आई थी। और जैसे कि हमने अभी कहा कि अगस्त तक हम अगर कराते हैं तो वो स्थिति पर निर्भर करेगा, कुछ समय आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन किसी भी छात्र को समस्या ना हो, इसी बात को ध्यान में रखते हुए अगर नहीं करते तो क्या अक्टूबर तक इंतजार करें, ये भी तो उचित नहीं है। तो जैसी स्थिति सामान्य नहीं, लगभग सामान्य होगी, तब तक हम तिथि निर्धारित करा के प्रवेश परीक्षा कराएंगे। प्रवेश परीक्षा में केवल 1-2 घंटे की परीक्षा होती है, इसलिए नियमित परीक्षा से इसकी तुलना नहीं की जा सकती। 2 घंटे स्कैटर्ड करा के सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से मास्क लगाकर हम प्रवेश परीक्षा अगर कराने की स्थिति में होंगे तो अवश्य कराएंगे, जैसा कि पिछली बार हुआ था। और नियमित परीक्षाओं क्या होगा, क्योंकि अब छात्र अधीर हो रहे हैं, उन्होंने एक बार परीक्षा नहीं दे पाए हैं, फिर से इस साल वैसे ही माहौल बनते जा रहे हैं। तो क्या प्रमोशन होगा या परीक्षाएं होंगी, क्या होगा बच्चों में? बहुत संशय। हाँ, अब दुर्भाग्य की बात यह है कि कोरोना की जो इन्फेक्शन है वो पिछले वर्ष भी और इसी वर्ष उसी समय फैला जिस समय परीक्षाएं होती हैं। शायद 4-5 महीने बाद होता तो पढ़ाई तो ऑनलाइन माध्यम से हो सकती, लेकिन प्रवेश हो जाता और परीक्षाएं भी हो जाती। इस वर्ष भी कुछ ऐसी स्थिति है कि एडमिशन किस प्रकार से होंगे, उससे पहले परीक्षाएं किस प्रकार से होंगी। तो अब इसमें जहाँ तक मैं समझता हूँ कि प्रत्येक विश्वविद्यालय अलग अलग निर्णय लें
इससे ये अच्छा होगा कि एक शासन स्तर पे सामान्य नीति बनाई जाए, जिससे ऐसा ना हो कि कानपुर में कुछ और हो रहा है, झांसी में कुछ और हो रहा है, लखनऊ में कुछ और हो रहा है, उससे ज़्यादा भ्रम फैलेगा। तो एक बार शासन या चांसलर कुलाधिपति महोदय के यहाँ से अगर इस तरह की कोई गाइडलाइंस आ जाती हैं तो उसके आधार पर परीक्षा करानी है तो कितनी करानी है, और जिनकी नहीं करानी उनको उनके अंक किस आधार पे देने हैं, इसका निर्णय हम लोगों ने पिछले वर्ष भी किया था और इस वर्ष भी कर लेंगे। कुछ समस्याएं तो अवश्य ही आएंगी, ये बात अपने में सही है। जैसे बैक पेपर वालों की अगर परीक्षा नहीं होती है तो वो 1 साल के लिए टल जाएगी, तो इस तरह की कुछ समस्याएं पिछले वर्ष भी आई थी। अगर ऐसा ही निर्णय होता है जैसा पिछले वर्ष था कि केवल अंतिम वर्ष की परीक्षाएं कराएं, पहले वर्षों की ना कराएं, तो भी थोड़ी समस्याएं आएंगी, क्योंकि पिछले वर्ष जो प्रमोट हो गए बिना परीक्षा के वो इस वर्ष भी प्रमोट हो जाएंगे, तो फिर केवल तीसरे वर्ष जाके वो कैसे परीक्षा देंगे, ये कुछ समस्याएं अवश्य आएंगी। अब ये समस्याओं में से ही कोई रास्ता, उचित रास्ता निकालने का पूरा प्रयास किया करेंगे। शासन ने 3 कुलपतियों की कमेटी बनाई थी, उन्होंने कई सुझाव दिए हैं, मैं आपके भी नहीं पढ़े होंगे, तो उनसे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? वो जो सुझाव दिए गए कि इसमें कई बार ये है कि जो सेमेस्टर प्रणाली है उनको प्रमोट कर दिया जाए और सेकेंड थर्ड ईयर की परीक्षा दी जाए, काफ़ी इसमें मिस ऐसी चीज़ें हैं जो शायद प्रैक्टिकली हमें लगता है पॉसिबल है। आप क्या सोचते हैं? देखिए, शासन ने जो 3 लोगों की 3 कुलपतिगणों की समिति बनाई थी उन्होंने रिपोर्ट दे दी है और शासन स्तर पर लंबित है। वो क्या वास्तव में उसमें लिखा है अभी इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन जैसा सुना जा रहा है, अखबारों के द्वारा बताया जा रहा है कि सेमेस्टर वालों को प्रमोट कर देंगे और वार्षिक परीक्षाओं में जो फर्स्ट ईयर को प्रमोट करेंगे, सेकेंड ईयर को प्रमोट करेंगे, और लेकिन जो सेकेंड ईयर में है वो तीसरे वर्ष में जाके सेकेंड और थर्ड दोनों परीक्षाएं देंगे। तो ये सुना जा रहा है। अब कुछ घटनाएं इसमें अवश्य आएंगी, क्योंकि जैसे जिसने बीए फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर चला गया था, इसी आधार पे कि बीए सेकेंड ईयर के नंबर उसे दिए जाएंगे। अब सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर अगर वो प्रमोट हो जाता है, अब अगले वर्ष वह सेकेंड और थर्ड दोनों परीक्षाएं देता है, और उसमें मान लीजिए अगर वो फेल हो जाता है तो वो पहले वर्ष में पहुंच जाएगा, क्योंकि पहला वर्ष ही उसने पास नहीं किया है। तो इस प्रकार की कुछ समस्याएं आएंगी। अब कैसे होगा, जब डिटेल आ जाएंगे तभी हम कह सकते हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में जब संपूर्ण परीक्षाएं कराने की स्थिति न हो तो कोई ना कोई मध्यम मार्ग ही निकाला जा सकता है, जो बहुत आदर्श नहीं होगा। लेकिन दी हुई परिस्थितियों में अगर हम ये मानते हैं कि परीक्षाएं सारी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, एमए, एमएससी सारी परीक्षाएं कराना कठिन है, तो कोई ना कोई ऐसा मार्ग निकालना ही पड़ेगा, जैसा कि पिछले बार भी निकाला गया था। वो आदर्श नहीं होगा, आइडियल नहीं होगा, लेकिन एक मध्यम मार्ग वही है। अच्छा, एक समस्या यानी कई छात्र ऐसे हैं जिनको जो कोविड के कारण बहुत पॉसिबल होने के कारण पिछले सेमेस्टर में परीक्षा नहीं दे पाए, वो परीक्षा कैसे देंगे? दूसरा ये कि कई छात्र ऐसे थे जो इवन सेमेस्टर में जिसका प्रमोट होना था, एक बार बैक आई थी, फिर प्रमोट हो गए, तो उस बैक के बाद प्रमोट हो गए, तो उनकी परीक्षाएं कैसे होंगी? फिर उनका भी साल खराब होगी। देखिए, बहुत से मामलों में जब कोई परीक्षा नहीं दे पाता है तो ऐसी स्थिति में उसे बैक पेपर की सुविधा दी जाती है। सामान्यतः बैक पेपर जो होते हैं अगली परीक्षाओं के साथ में किए जाते हैं, लेकिन कभी कभी हम लोग स्पेशल बैक की भी व्यवस्था करते हैं। लेकिन अलग अलग परिस्थितियों में सभी छात्रों के अगर हम बैक पेपर कराने लगे तो फिर वो 1 महीने का कार्यक्रम हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो अंतिम वर्ष या अंतिम सेमेस्टर के छात्र जो होंगे इस प्रकार के, उनको बैक पेपर की सुविधा अवश्य दी जा सकती है, क्योंकि उनकी शिक्षण पूरा हो गया है, अब वो कहीं और करियर बनाना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, तो उनको 1 साल तक रोकना उचित नहीं है। बाकी जो अभी पढ़ रहे हैं, जिनकी पढ़ाई जारी है, वो अगले जो उनका जो सेमेस्टर होगा, ऑड वाला ऑड में, इवन वाला इवन में, वो उनके साथ परीक्षाएं अपनी दे सकते हैं। उनका कोई समय का नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उनकी पढ़ाई तो भी जारी है। लेकिन फिर वही मैं कह रहा हूँ कि किस प्रकार से इसको निर्धारित किया जाए, ये हम आगे देखेंगे। जब संपूर्ण प्लान आ जाएगा तो छात्रों के लिए जितना उचित होगा और जो किया जा सकता है, जैसा कि मैंने कहा, सभी बैक पेपर अगर हम कराने लग जाए तो पूरे 1 महीने का समय उसमें चला जाएगा।
तो एक ऐसा रास्ता निकाला जाएगा जो अंतिम वर्ष के छात्र हैं उनके लिए स्पेशल बैच कराए अंतिम वर्ष के, और जिनके पहले पुराने सेमेस्टर बाकी हैं वो इंतजार करें। ये कोरोना की दूसरी लहर आपके विश्वविद्यालय के लिए खास तौर से बहुत डर बन के आई। कुल 9 शिक्षक और कर्मचारियों की मृत्यु हो गई, जिसके बाद आपने घोषणा की थी कि उनको राशि दी जाएगी, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं लगभग 1 महीने से ऊपर हो चुके हैं, राशि पहुंची नहीं है। कुछ मतभेद हैं विश्वविद्यालय में रेगुलर टीचर्स में। आपका क्या इसमें सुझाव था, आपने क्या? देखिए, ये पहले ही बात होती थी, विभिन्न शिक्षकों ने अपने व्हाट्सएप माध्यम से और फोन से मुझसे बात की थी कि विश्वविद्यालय के सभी शिक्षकों को मिलकर एक राशि जिन शिक्षकों कर्मचारियों की मृत्यु हो गई है, दुखद मृत्यु हो गई है, उनको दी जाए, जिससे उनके परिवार के सदस्यगण कम से कम आगे के कुछ समय तक अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। जब मेरे पास ये बात आई तो हमने इसको एक व्यापक रूप में सोचा। इसलिए सोचा कि आज कोविड है, कुछ लोगों की मृत्यु हुई है, दिवंगत हुए हैं, अगले वर्ष उसके पश्चात या उसके पश्चात भी ऐसी कोई न कोई परिस्थिति आती ही रहेगी। तो एक हम ऐसा प्लान बनाएं जो आज के लिए जिनकी दुखद मृत्यु हुई है उनके परिवार वालों को भी सहायता मिले, तो भविष्य में अगर किसी की ऐसे हो जाती है दुखद मृत्यु, ईश्वर करे ऐसा ना हो, लेकिन अगर हो जाती है तो फिर वे उधर उधर ना भटके, उनको भी इस प्रकार से मदद की जाए। इस चूंकि विश्वविद्यालय में शिक्षकों और कर्मचारियों का कोई बीमा नहीं है, कर्मचारियों का तो कुछ है बहुत कम राशि का, लेकिन शिक्षकों का कोई बीमा नहीं है, तो यह एक प्रकार की बीमा की स्कीम की भांति हमने प्लान किया था कि प्रत्येक शिक्षक एक किसी मृत्यु पर 2000 रुपये और कर्मचारी 1000 रुपये देगा, जिससे कि जो कि बहुत बड़ी राशि नहीं है, और ये भविष्य के लिए भी होगा। ये स्कीम रहेगी, जो भी इसमें देगा वो स्कीम में ऑटोमेटिक आ जाएगा, और भविष्य में अगर किसी के साथ होता है तो उसके परिवार को भी प्रत्येक शिक्षक 2000 रुपये के बराबर अपना योगदान देता रहेगा, जिससे उस परिवार को भी एक आर्थिक सहायता इस दुखद परिस्थिति में हो सके। उसमें न विश्वविद्यालय का कुछ जा रहा था न मिल रहा था, जो भी राशि आती है अनुकंपा राशि वो उन्हीं शिक्षकों के परिवारों को ही जाती है। तो कई लोगों ने इसको स्कीम को काफ़ी सराहा भी कि जब हमारे पास ग्रुप इंश्योरेंस या ऐसी कोई स्थिति नहीं है तो ये एक प्रकार का ग्रुप इंश्योरेंस हो जाएगा कि जिस परिवार में भी ऐसा होता है उसको आर्थिक सहायता प्राप्त हो सके। काफ़ी लोगों ने स्वीकार किया, लेकिन कुछ लोगों ने इसमें अनावश्यक रूप से विवाद उत्पन्न किया। उनका ये कहना था कि सभी की एक दिन की तनख्वाह ली जाए उस तारीख के लिए, जो कि कतई अव्यावहारिक है। मैं इसलिए बताता हूँ कि हमने इस पर काफी विचार विमर्श करके ये स्कीम बनाई थी। अगर किसी की सभी की एक दिन की सैलरी हम ले लेते हैं, जिससे उनको बांट देते हैं, तो एक दिन की सैलरी इस बार जो जमा होगी वो 9 लोगों में बटेगी, और भविष्य में किसी वर्ष एक ही मृत्यु अगर होती है तो सारी राशि उसको ही चली जाएगी एक ही व्यक्ति। तो ये एक बहुत ही अनइवन होता। बिल्कुल सर, आप इकोनॉमी के प्रोफेसर हैं, आपको मैं इकोनॉमी नहीं सिखाऊंगा, कॉमर्स नहीं, लेकिन सीधी सी बात है कि जब आप 1 से 3 शिक्षक की मृत्यु होती है, आप 6000 रुपये काटने की बात कर रहे हैं हर कर्मचारी, इसका हर शिक्षक की सर शिक्षक की तो एक कर्मचारी की 1000 है, शिक्षक की तनख्वाह से 6000 रुपये काटने का। लेकिन आपने विश्वविद्यालय में कुछ शिक्षक हैं जो 50 से 60 हज़ार कमाते हैं, कुछ शिक्षक हैं जो 1.5 लाख 2 लाख के आसपास कमाते हैं। अब ये अनुपात कैसे रखेगा? जब तो मेरा सवाल ये है, जब पीएम केयर फंड कैसे की बात है तो विश्वविद्यालय में प्रत्येक शिक्षक की एक दिन की सैलरी काटी, या ऐसा नहीं हो सकता कि जिस स्कीम को बता रहे हैं इतना करके कि जितने शिक्षक की मृत्यु हो उतने दिन की तनख्वाह काट ली जाए? इतनी कोई नहीं देगा, एक ही दिन की देने में लोगों को आपद आ रही है, इतनी कोई 4 दिन की, और एक दूसरा सवाल 8 दिन की तनख्वाह नहीं देगा। मैं उसको बता दूं, ये भी 8 दिन की तनख्वाह 9 दिन की तनख्वाह कोई नहीं देगा। ये पक्की बात बता रहा हूँ, एक ही दिन की देने में आनाकानी लोग कर रहे हैं। देखिए, ये पिछले वर्ष पीएम केयर फंड में डोनेशन दिया गया था, ठीक है, वो किसी व्यक्ति को नहीं दिया गया था,
वह सरकार को या शासन को कोविड परिस्थिति में रिसोर्सेज कम पड़ते हैं, इसलिए सभी जगह से सरकारी कर्मचारियों ने और प्राइवेट कर्मचारियों ने भी एक एक दिन की सैलरी दी थी। यह वैसा नहीं है कि एक दिन की हम दे दें। मैंने कहा कि यह हम ऐसी स्कीम बनाए थे विचार विमर्श के बाद, जो एक इंश्योरेंस के रूप में भी कार्य करेगा, केवल आज की स्थिति में नहीं, भविष्य में भी अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो उसको भी आर्थिक सहायता प्राप्त हो सके। अब प्रश्न ये होता है कि जब हम इंश्योरेंस कराने जाते हैं तो प्रीमियम हमारा किस हिसाब से पड़ता है? प्रीमियम जितनी राशि का हम इंश्योरेंस कराते हैं उस हिसाब से प्रीमियम पड़ता है। ऐसा तो है नहीं किसी की इनकम 60,000 हो तो उससे कम होगा, जिसकी 1 लाख हो उससे ज़्यादा प्रीमियम होगा। तो ये केवल एक डोनेशन नहीं है जो पिछली बार हम लोगों ने डोनेशन दिया, किसी व्यक्ति को नहीं, इसलिए कम या ज़्यादा जाने का प्रश्न ही नहीं है। अगर केवल कोविड के दौरान ही आर्थिक सहायता देनी हो तो ठीक है, एक दिन की सैलरी का डिडक्शन करके सभी लोगों में बराबर से या कम ज़्यादा बांट दिया जाएगा। लेकिन अगर हम एक दीर्घकाल के लिए योजना सोचते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रत्येक व्यक्ति को उतना ही लाभ मिले जितना वो कंट्रीब्यूशन देता है। इंश्योरेंस का यही नियम है, अर्थशास्त्र का भी यही नियम है। आप बाजार में कोई वस्तु खरीदने जाते हैं तो आपकी सैलरी अगर 1 लाख है तो ज़्यादा कीमत देंगे और 60,000 है तो कम कीमत देंगे, ऐसा तो होता नहीं। अगर ऐसा होने लगे तो कोई खरीदने ही नहीं जाएगा। तो इन बातों का विचार करने के बाद, लेकिन कुछ लोगों ने इसी में भ्रम फैलाया। एक और सवाल इसमें है, आपने जो कमिटी बनाई इसमें 4 लोग तो रखा, प्रोफेसर एमएलसी, चारों डीन होते और ये चारों ही रेगुलर फैकल्टी के प्रोफेसर। ये एक तो रेगुलर एसएफएस की जो द्वंद चलते हैं विश्वविद्यालय में, ये उस वही आया कि क्योंकि किसी कारण से या कोई भी ये इसको इंसिडेंट्स कह लीजिए कि जो शिक्षकों की मृत्यु में वो तीनों ही एसएफएस के थे और कमिटी में सब रेगुलर के टीचर, ऐसे वैसा कोई भी नेतृत्व करने के लिए नहीं था। तो ये थोड़ा सा इम्बैलेंस सा नहीं, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। जो द्वंद्व आपने कहा विश्वविद्यालयों में रेगुलर टीचर्स और एसएफएस के टीचर्स के बीच में खाई है, वो तो अपनी जगह है ही। वह एक्ट के द्वारा निर्धारित है, स्टैट्यूट के द्वारा निर्धारित है। उसको मैं नहीं समझता जब तक एक्ट में इस तरह का परिवर्तन न करें कि सभी शिक्षकों को एक समान वेतन दें, तब तक ऐसा नहीं हो सकता। वो हमारे क्षेत्र से भी बाहर है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये बात अपनी जगह सही है कि समान वेतन सभी शिक्षकों को आइडियल स्थिति यही होगी दें, लेकिन ऐसा नहीं है। शासन के द्वारा जो स्वीकृत पद हैं उनको शासन के द्वारा स्वीकृत वेतनमान दिया जाता है और जो सेल्फ फाइनेंस में है उनको हम वेतनमान नहीं दे सकते हैं। उनको उस कोर्स से प्राप्त होने वाली फीस के आधार पर वेतनमान मिलता है। यह जब नियम निर्धारित हैं तो अब इस नियम को हम तोड़ नहीं सकते जब तक कि सभी रेगुलर टीचर ये ना कहें कि हम भी अपनी सैलरी छोड़ दे रहे हैं। ऐसा तो कोई कहेगा नहीं। और बहुत से लोग अन्य स्थान की रेगुलर की नौकरी छोड़ के यहाँ आए हुए हैं, तो आज आप उनसे कहें कि वहाँ आपको 1 लाख मिल रहा था, आप 60,000 में नौकरी करिए, ये तो नहीं संभव है, ये उचित भी नहीं है। तो वो लोग भी चले जाएंगे। तो ये द्वंद्व बना है, इसका कोई तुरंत समाधान नहीं है। इसके लिए हमने इस बात का आपको मालूम ही है कि पिछले वर्ष सभी सेल्फ फाइनेंस के शिक्षकों की वेतन 10 से 12% तक बढ़ाए, जो खाई है उसे कम करने की कोशिश की। लेकिन वो बनी हुई है, हो सकता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि विश्वविद्यालय के सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज की आय बढ़ेगी तो सभी सेल्फ फाइनेंस के शिक्षकों को हम अच्छा वेतन दे पाएंगे। लेकिन यह कोई एक दिन में होने वाली प्रक्रिया नहीं हो सकती है। और अगर हम ये कहें कि प्रत्येक चीज़ में जो रेगुलर के शिक्षक हैं वो उनसे दुगना दें तो ये तो कहीं व्यवहारिक भी नहीं रहेगा। कुछ मामलों में देते भी हैं, ऐसा नहीं है, नियमों में जहाँ है। उदाहरण विश्वविद्यालय में जो फ्लैट्स बने हुए हैं उसमें जो सेल्फ फाइनेंस के शिक्षक हैं उनका शायद 4 या 5 हज़ार रुपये का हाउस रेंट करता है। लेकिन जो नियमित शिक्षक वहाँ रह रहे हैं उनका पूरा HRA जाता है और उनको 10% नोट कटाना पड़ता है, तो उनको लगभग 13-14 हज़ार रुपये देना पड़ता है उसी मकान के लिए, उसी स्थिति के लिए। लेकिन वो नियमों में ऐसा है रेगुलर शिक्षकों के लिए, इसलिए वो दे रहे हैं।
और सेल्फ फाइनेंस में केवल उनको HRA अलग से नहीं मिलता है, इसलिए उनका केवल 10%, और वो भी आजकल 10% से कम ही आ रहा है, काटा जाता है। आपने कहा आय बढ़ाना चाहिए, सेल्फ फाइनेंस फीस फिर से बढ़ा दी है आपने कुछ कोर्सेज की, विरोध ABUT का है, इस पर बढ़ा के आपने बीटेक की फिर फीस बढ़ा दी। नहीं, बिल्कुल गलत, कोई फीस नहीं बढ़ाई। जितनी फीस पिछले साल सभी की सहमति से निर्धारित हुई थी, ठीक है, पूरी चीज याद रखें, तो कुछ लोग जो अपनी याददाश्त भुला करके ये बात कह रहे हैं, मैं बता 2019 में 69,000। नहीं, आप उसको इसलिए मैं कह रहा हूँ, पूरी बात समझिए ना, कि पिछले वर्ष हमने फीस वृद्धि का प्रस्ताव किए थे, उसमें छात्रों ने विरोध किया था, अंत में इस बात पे सभी सहमत हुए थे, दोनों तीनों छात्रों के एक बात, कि जिस भी कोर्स में 50% से अधिक की वृद्धि की गई है उसको 50% के अंदर लाया जाए। ये बात हुई थी, शायद आपको भी मालूम होगा। इसके अनुसार बहुत से कोर्सेज की फीस कम कर दी गई थी, 50% के अंदर लेके। अब उसके पश्चात इंजीनियरिंग और फार्मेसी, इसमें फीस ज़्यादा होती है अन्य कोर्सेज की अपेक्षा। अगर अन्य कोर्सेज में कहें कि 30,000 है तो यहाँ 50,000 60,000। और यह केवल इस विश्वविद्यालय में नहीं, हमने पिछले बार भी ऐसा चार्ट दिया था इन सभी छात्र नेता जो आते थे, कि जो गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं उनमें भी यहाँ से अधिक फीस है, ये आपको भी मालूम होगा, और प्राइवेट कॉलेजों में तो यहाँ से दुगनी फीस पड़ती है। लेकिन ये बात उठी, छात्र संगठनों ने ये कहा कि इंजीनियरिंग और फार्मेसी, इसमें चूंकि फीस ज़्यादा होती है, वो अन्य संस्थानों की तुलना में अवश्य कम है, लेकिन 60,000 65,000 70,000 फीस काफ़ी ज़्यादा लगती है। तो उनका ये कहना था इन लोगों को कोई छूट दी जाए, क्योंकि एकदम से जो बढ़ी हुई है, जो 20% या 25% ही बढ़ी थी, उनको छूट दी जाए। इस पर हमने भी सहमति जताई कि जितनी वृद्धि की गई है केवल उस वर्ष के लिए उस वृद्धि को आधा कर देंगे। मतलब अगर उनकी फीस 15,000 पड़ती है बढ़ी, तो उसको हम 7,500 कर देंगे, 20,000 बढ़ी है तो उसे 10,000 कर देंगे। इस पर इन सभी लोगों ने अपनी सहमति दी थी, सभी लोगों ने, कि केवल इस वर्ष के लिए कर दीजिए, मतलब 2020 के लिए, कोरोना काल 20, हाँ कोरोना काल में केवल 20 के लिए किया था। अब वो उस वर्ष के लिए केवल एक कह सकते हैं कि डिस्काउंट सा दिया गया था, और इन सब की सहमति था कि अगले साल से इस वृद्धि को बढ़ाया जाए। तो अब अगला वर्ष आ गया है, सभी खर्चे विश्वविद्यालय के वेतन से लेकर सारे खर्चे उसी प्रकार से होते हैं। तो अब ये कहना कि फीस बढ़ा दी गई है, ये बिल्कुल गलत है। पिछले वर्ष जो निकला था वही फीस है, बाद में जो हमने उसमें कटौती थोड़ी कर दी थी इन सब के सहयोग से एक वर्ष के लिए, अब वो कटौती नहीं की गई है, फीस उतनी निर्धारित की गई जितनी पिछले वर्ष थी। आपके विश्वविद्यालय में एक बहुत गंभीर मामला जो हमारे नहीं, ये बात सच समझते कि कोई फीस उतनी नहीं, जो कटौती इनके कहने पर इन्होंने भी कहा कि एक वर्ष के लिए जी, तो केवल नहीं की गई है, फीस वही है जो निर्धारित की गई। तो क्या पिछले साल फीस बढ़ने की वजह से जैसा कि दावा रखा संगठन होगा, क्या एडमिशन में कमी आई थी? बिल्कुल नहीं, पिछले साल बहुत अच्छा एडमिशन हुआ, और आप इस साल भी ऐसे ही कर रहे हैं? बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं। एडमिशन जो है विश्वविद्यालयों का, ये 2-4 हज़ार की फीस से नहीं प्रभावित होता, ये बहुत पक्की बात है। अगर ऐसा होता तो DPS में लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए लाइन क्यों लगाते, वहाँ तो सरकारी स्कूलों से 4 गुना फीस पड़ती है, 5 गुना फीस पड़ती है। लोग अच्छी शिक्षा चाहते हैं और इसलिए वो DPS में 4 गुना फीस देके भी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। तो विश्वविद्यालयों में, अच्छी विश्वविद्यालयों में लाइन क्यों लगाते हैं लोग? लेकिन DPS हम रिकॉर्ड प्राइवेट में होंगे, नहीं, राज्य विश्वविद्यालय होने के बावजूद इसको कोई भी सरकारी सहायता नहीं मिलती, समस्त व्ययों को हमें इन्हीं फीस से ही पूरा करना पड़ता है। तो वास्तव में प्राइवेट नहीं है, लेकिन जब शासन से कोई भी एक पैसे की भी ग्रांट नहीं है, तो फिर फीस के अलावा और कौन सा माध्यम है? आप कहेंगे कि जो सेल्फ फाइनेंस के शिक्षकों का वेतन भी बढ़ाया जाए, सभी सुविधाएं बढ़ाया जाए, फीस भी न ली जाए, ये तो संभव नहीं है ना। या तो सुविधाओं में कमाई होगी, और या आप चाहते हैं कि अगर अच्छी शिक्षा मिले
तो इस बार भी हमने टीचिंग असिस्टेंट के रूप में लगभग 50-60 लोगों को रखा है और अच्छे वेतन पे रखा है। उनकी भी 10% पिछली बार फीस बढ़ाई गई थी। तो विश्वविद्यालय को अपने जो आय प्राप्त होगा उसी से चलेगा ना। अगर आय नहीं होगी तो वो शिक्षा लो कैटेगरी की बन जाएगी, फिर आप कहेंगे शिक्षा का स्तर खराब हो रहा है। तो इसमें कोई नहीं, एडमिशन पिछले वर्ष से ज़्यादा ही होते, उसके पिछले वर्ष ज़्यादा हुए तो मुझे उम्मीद है कि इस वर्ष भी देरी हो सकती है, ये बात तो अपनी जगह है, लेकिन एडमिशन में कोई कमी नहीं होगी ऐसा मुझे विश्वास है। विश्वविद्यालय का नाम बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश और अन्य स्थानों से भी छात्र यहाँ एडमिशन के लिए आ रहे हैं। एडमिशन की बात करें, मध्य प्रदेश का जिक्र किया आपने, 2 छात्रों ने शिकायत की है कि पिछले वर्ष एडमिशन के नाम पे एग्रीकल्चर कोर्स में एक छात्र ने, जो कि एक छात्र संगठन के राष्ट्रीय संयोजक भी हैं, उन्होंने पैसे लिए हैं। ऐसे कई ऑडियो सामने हैं और छात्र ने पुलिस को कंप्लेंट भी कर दी है, इसकी चिट्ठी आपको भी प्राप्त हो चुकी है। नहीं, चिट्ठी मुझे प्राप्त नहीं हुई, लेकिन संज्ञान में संज्ञान में। तो अब ये क्या कार्रवाई करेंगे इस पे आप, या आप कैसे देखते हैं? देखिए, 2 चीज़ है इसमें विश्वविद्यालय का कोई दोष सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि संपूर्ण प्रकरण में न तो विश्वविद्यालय का कोई शिक्षक न विश्वविद्यालय का कोई कर्मचारी, इसमें किसी पे भी आरोप नहीं है, पहली बात। दूसरा, जिस छात्र ने ऐसा किया उसका एडमिशन भी नहीं हुआ है पिछले वर्ष, इसका मतलब है कि हमारी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है, उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन यह बात सामने आई कि विश्वविद्यालय में एडमिशन के नाम पर लोग पैसा लिए हैं, यह बातें पहले भी सुनी जाती थी, कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मिलता था। इस बार भी ये सुनी गई है और उसमें जो साक्ष्य है ऑडियो का साक्ष्य केवल उपलब्ध है अभी तक के हिसाब से, और उस छात्र ने कुछ लिख के दिया है पुलिस में, ऐसा आप बता रहे हैं, तो ये हो सकता है। विश्वविद्यालय स्तर पे एक छात्र संगठन ने मार्च के महीने में, जब मैं बीमार होकर बाहर गया तो उसके 1-2 दिन पहले कुछ कागज दिए थे उसको, क्योंकि उसके बाद मार्च के बाद लॉकडाउन ही हो गया तो उसको हम नहीं देख पाए। इस संबंध में क्या कार्रवाई करनी है, अगर हम सोचते हैं कि उचित है, यद्यपि अगर पुलिस कार्रवाई करती है तो पुलिस की कार्रवाई ज़्यादा बड़ी होगी, विश्वविद्यालय की कार्रवाई ज़्यादा मानते हैं कि विश्वविद्यालय के इसमें कोई अधिकारी संलिप्त नहीं है, लेकिन एक धारणा बन जाती है जो नए बच्चे प्रवेश में आ रहे हैं कि यहाँ तो पैसे लेके भी हो सकता है, तो उस धारणा को तोड़ने के तो कदम उठाना ही पड़ेगा। हाँ, बात सही है, लेकिन ये धारणा आप लोग ये कहते हैं विश्वविद्यालय में पैसों का खेल, इस तरह के टाइटल देने से ही ये धारणा गलत धारणा होती है। बल्कि आपको और सभी को ये कहना चाहिए कि पैसे देने के बाद भी कोई एडमिशन नहीं करा पाया, अगर इस तरह से उसको प्रस्तुत करें तो शायद ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन इसके बाद भी मैं ये कहता हूँ कि विश्वविद्यालय का नाम जो कि किसी ने भी प्रयोग किया, विश्वविद्यालय के नाम का प्रयोग किया और उसने कहा कि हम एडमिशन करा देंगे, तो विश्वविद्यालय की छवि पे कुछ प्रभाव अवश्य पड़ सकता है। लेकिन इसके साथ यह भी सही है कि प्रवेश में कोई भी गड़बड़ी अभी तक इलेक्शन नहीं हुई, उस व्यक्ति ने जिसने पैसे दिए थे उसका भी प्रवेश नहीं हो पाया है, तो धारणा यह भी बनेगी कि यहाँ पे गलत तरीके से प्रवेश नहीं हो सकता। अब रही बात कार्रवाई करने की, अगर विश्वविद्यालय, अगर पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाती है तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बड़ी कार्रवाई होगी। विश्वविद्यालय अधिक से अधिक क्या कर सकता है, क्योंकि वो जिस छात्र के बारे में बात की जा रही है वो विश्वविद्यालय का न तो छात्र है और न पहले था, न तो छात्र है, न कर्मचारी है, न शिक्षक है। तो कोई भी कार्रवाई हम कर सकेंगे तो विश्वविद्यालय के शिक्षक या कर्मचारी या छात्र पर ही कर सकेंगे। छात्र पर अधिक से अधिक कार्रवाई है कि उसको निष्कासित करने की, इसके अलावा तो कोई कार्रवाई, पुलिस कार्रवाई हम लोग कर नहीं सकते। तो यदि पुलिस की कार्रवाई रहती है तो विश्वविद्यालय स्तर पर उसमें जो भी सहयोग होगा, यद्यपि विश्वविद्यालय में का कोई भी कर्मचारी अधिकारी उसमें संलिप्त नहीं है, अगर पुलिस कोई हमारी प्रक्रिया के बारे में जानकारी लेना चाहेगी तो हम पूरी तरह सहयोग करेंगे। लेकिन यदि कोई इसमें है, अगर जांच की आवश्यकता पड़ेगी तो विश्वविद्यालय स्तर पे जो भी छात्र जिसमें भी आरोप लगे तो हम, अगर जांच हमें करानी पड़ेगी तो हम उसको कराने के लिए तैयार हैं, और जो भी कार्रवाई होगी, लेकिन वही होगी, जांच तो हो जाएगी, कार्रवाई क्या करवाएंगे।
आखिरी सवाल नहीं, अगर आपको संदेश, बहुत से आपके छात्र जो लंबे समय से क्योंकि पढ़ाई से नाता टूटता जा रहा है लॉकडाउन की वजह से, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपने छात्रों को? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि अंत में केवल नंबर आगे के कैरियर में काम नहीं आते हैं। जो आपने पढ़ाई की है, जो आपने समझ विकसित की है, जो कठिन प्रश्नों को आपने समझा है, उसका उत्तर दिया है, यह जीवन पर्यंत काम आता है। नंबरों का भी अपना महत्व है, ये बात सच है, क्योंकि आज के समय पर अधिकतर नौकरियां परीक्षाओं के आधार पर ही मिलती हैं और विश्वविद्यालय की परीक्षा होते रहने से छात्र उसके लिए अपने को तैयार कर लेता है। पिछले वर्ष और जहाँ तक है इस वर्ष भी सभी परीक्षाएं नहीं होंगी, तो छात्रों को की तैयारी में भी प्रभाव पड़ेगा। लेकिन फिर भी हम सभी छात्रों से यही कहेंगे कि अपनी कोर्सेज को पढ़ें, उसकी तैयारी रखें। हो सकता है आपको इस बार प्रमोशन मिल जाए, लेकिन अगले वर्ष परीक्षा देनी पड़ेगी। तो अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं होगी, अगले वर्ष आपके नंबर कम आएंगे, और तैयारी अच्छी रहेगी तो नंबर भी अच्छे आ सकते हैं। और भविष्य में अगर कोई भी नौकरी के लिए विज्ञापन निकलता है और उसकी परीक्षा होती है, तो उसमें आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा। तो पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती है, उसको निरंतर करते रहें। कुछ छात्र कर भी रहे हैं, कभी कभी बात करते हैं, बताते भी हैं, लेकिन बहुत से छात्र परीक्षा न होने की सूचना पर ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। यह उन्हीं के लिए उचित नहीं है। परीक्षा हो या न हो, अपनी पढ़ाई जारी रखना ये उनके ही हित में है। तो लक्ष्मण भाई, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बुंदेलखंड विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर देवी लक्ष्मण पायन, जिन्होंने शिक्षा, परीक्षा, प्रवेश और अन्य सभी समस्याओं पर हमारे सभी सवालों का दिमागी से जवाब दिया। देश दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए मीडिया, एक मिनट हमारे साथ।